जी सर, आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप खुद भी मुतासरा फरीक हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? वकील मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि सारी हालांकि जो 9 मई का वाक़या है मैं उसको बड़ा वेहेमेंटली कॉन्डेम किया है। मेरा ख्याल था कि कोई गुंजाइश नहीं बनती कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है एक इस तरह का चीज़ को जो है स्टार्ट करें जाके जो कंटोनमेंट से। लेकिन बावजूद मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल जो है वो हज़म करना नामुमकिन है, मीडिया के लिए, लीगल फर्टेनिटी के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि इनको सपोर्ट मिल सकती थी। दूसरा मैं समझता था कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो इमरान खान साहब का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उन्हें कुछ बना देना, क्योंकि आप पब्लिक ओपिनियन होती है मज़ीद उसके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की फीलिंग आती है, प्रोपेगेंडा होता है, बंदा खबरों में रहता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे कम अज़ कम बहुत अच्छा हुआ है कि जो जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन हो गई हैं। तो आपकी न्याज़ी साहब से अपने बेटे से मुलाकात हुई है, वो क्या कह रहे थे, किस हालत में है? मतुल्ला मेरी मुलाकात हुई है कोई आज से 11 दिन पहले थर्सडे को कोई 18-20 मिनट्स के लिए। उसके बाद उन्होंने मेरी मुलाकात कैंसिल कर दी है। वैसे तो एक लिहाज से आज उसका भी नाम लिया ही नहीं गया। अभी तक वो कहते हैं हमारे पास 102 आदमी हैं, यहाँ कहा गया आज जज साहब ने फैसले में कहा कि 103। तो मेरा बेटा जो है वो 104 में आता है, तो उसका नाम अभी तक वो ले नहीं रहे। लेकिन फ़र्क इससे नहीं पड़ा कि ये स्ट्राइक डाउन हो गया, वरना ये मुलाकात पहले तो 2 महीने के बाद जब मुलाकात कराई गई तो ऐसे ही था कि ना पता था कि वो मिसिंग है तो किस हालत में है, 1 पीस में है, 2 में है, 3 में है। लेकिन मिला है तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि तवाना तनमन बड़ा तंदुरुस्त बड़ा एक था। बाकी आपको पता है कि ये कोई आसान काम नहीं होता। आप एक शॉट उसके ऊपर भुगत चुके हैं कि उनकी कस्टडी में आप चले जाएँ तो वो कितना एक ब्रूट फोर्स है वो। अच्छा, ये बताएं कि अब वो सारी बातें सिविल अदालतों में उनके ख़िलाफ़ केस तो चलाया जाएगा, मगर आपको भी एक बड़ा ही एक डायलेमा दरपेश था कि आपके जो तज्ज़िये थे वो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हक़ में नहीं होते थे, और आपका बेटा तमाम हदें बज़ाहिर पार कर गया था तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सपोर्ट में, और 9 मई को ये वाक़यात पेश आए। तो आपके लिए कितना मुश्किल था एज अ फादर और एज अ तज्ज़ियाकार, एज अ सहाफ़ी इन तज़ादात से निपटना? मैं बड़ा एक लॉ जो है ना लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ। अगर कोई ऐसा जो कानून का तजावुज़, मुरवजा का कवानीन का तजावुज़ मेरे बेटे में किया है, मैंने किया है, किसी ने किया, मेरी भाई ने किया है, तो उसको उसके कानून को फेस करना होता है और कानून का अपना कोर्स लेना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए। ये इसमें दो राय नहीं है। बाकी चीज़ होती है कि हमारे यहाँ कितना कोई होता है, ये अदालत फैसला करती है कि कोई कितना मुलव्वस था या नहीं था। एक से ये सही है कि उसके जो एक रिश्ता ऐसा है कि जहाँ सारी कौम, बल्कि मुझे किसी ने पूछा भाई लोगों में से कि वो आपके काबू में नहीं है। मैंने कहा जी आपके घरों में बच्चे होंगे, वो आपके काबू में है? तुम उनका मुझे बता दें, पहले खुद अपने घर टटोल के आए। और इसका तो अकेला एक ही मामू है, तो पता क्या कह सकते हैं। और ज़ाहिर है कि मैं इसको एंजॉय भी करता हूँ कि एक बंदे को उनको ये ना कहें कि हमें वाले साहब ने अपने मामू से महरूम करा रखा था। अच्छा, तो आप इस साने के बाद जाहिर बात है एक वालिद के लिए बड़ा ही सानिया होता है ये जो भी वाक़या हुआ है, क्या इससे आपके पेशा वराना समझ और सोच और तज्ज़ियों में कोई आपने दबाव महसूस किया? मतलब दबाव तो ये महसूस किया कि मैंने जब निकल के आया हसान को मिल के, तो मेरा बहुत ही एक अजीब गरीब कैफियत थी। खुशी बड़ी थी। 2 महीने तक मैं खुसून जब इमरान रियाज को मिला, उसकी मैंने हालत देखी, फिर तो मेरी रातों की नींद उड़ गई। बड़ा एक बहुत एक इमोशनल क्राइसिस था मेरे अंदर, एक बिल्कुल एक हिजान की कैफियत में था। और मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या होगा, कि ये तो बिल्कुल नफसा। और मैं कई मेरे दोस्त थे पिछले 70 साल से देख रहे थे। पहली तो बात है कि तज्ज़िये और जो सोच है वो तो मेरी बनी हुई है, ये सारा ज़िंदगी का हासिल कलाम है, क्योंकि हमारी उम्र का हमें मार्जिन दे दें कि ये जो कुछ देखा पाकिस्तान में और जो इस तरह के जो हमने हालात देखे और जो रोल हमारे इदारों का रहा है, उसके बाद मैं तो बड़ी, मेरे लिए तो एक ही चीज़ है कि जो बंदा इदारों के साथ की मदद लेता है या उनका मददगार बनता है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा वो मुल्क को दोबारा से अंडरमाइन किया जा रहा है या हो रहा है। तो मैं इस लिहाज से यह है कि असर तो क्या पड़ना था, लेकिन जब मैंने ट्वीट आगे की कि जी हसान के साथ ज़्यादती हुई है दौरान, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने मेरी अगली मुलाकात कैंसिल कर दी।
तो मैं ये कह सकता हूँ ये फ़र्क पड़ा है। फिर मैंने ट्वीट सारों ने कहा ना करो, तो मैंने उनको कह दिया भाई आप नाराज़ होते मैं नहीं करूँगा, बस अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मेरी मुलाकातें करा दो। तो आपको तो रोज़ टीवी पे बैठना होता है, बात करनी होती है, तो अब इमरान खान की सियासत के बारे में आपकी तज्जिया वही है जो पहले था? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की सियासत के बारे में मैं ये एक बात हतमी करता हूँ और मैंने अपने कॉलम में भी लिखा है, टीवी में लिखा है कि आप इसको एलिमिनेट ना करें, क्योंकि हमने इससे पहले नवाज़ शरीफ हैं या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं या शेख मुजीबुर रहमान हैं या इवन और भी 2-3 मैं नाम ले सकता हूँ, जिनकी पॉपुलर पॉलिटिक्स को हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की और उसकी जो सज़ा वो रियासत को मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत भुगतेगी, क्योंकि इमरान खान, लेकिन इस बाजवा साहब के 6 साल में से उनके जराइम के अंदर जो शराकतदार था इमरान खान था 5.5 साल, और वो कहते हैं जी और चलो फिर भी है, लेकिन इमरान खान कम से कम उसके बारे में एक एडमिशन तो करे ना, और ये तो करे कि जी मेरे जो जिसको कहना चाहिए कि मैं ये वाकई गलती है, जैसे बिशवाल कह चुके हैं वो भी गलती थी, काजी साहब वाली गलती, तो ये कह कि जो जैसे इमरान रियाज साहब ने कहा कि आप भी कहते थे ये करप्ट है, तो मैं तभी कहा, मैंने कहा इमरान बच्चे ये हमें क्यों नहीं कहते थे कि ये सारे करप्ट है, ये आप लोगों को क्यों खास, ये मतीउल्लाह जान को क्यों नहीं बताते अंदर की बातें, आपको क्यों बताते हैं? तो आप एक दफ़ा इनके हाथों में खेलते हैं, उन आपको इस्तेमाल करके लोगों को कमज़ोर किया जाता है, फिर उनको पकड़ के उनको कमज़ोर किया जाता है। ये 70 साल से जारी है। असल मुजरम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा हैं जिनका एहतसाब होना चाहिए और उनका कोई एहतसाब नहीं हो रहा। मतीउल्लाह, मेरा तो हासिल कलाम है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरम जो है ना वो है जनरल अयूब खान, लेकिन बाजवा के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे ये कन्विक्शन में हर जगह कहता था और जहाँ जाता था कई दफ़े लोग कहते मैं उसके बारे में सख्त अल्फाज कहता था, मैं कहता सिम्बॉलिक सज़ा उसको दे दे ताकि पाकिस्तान का किबला दुरुस्त हो जाए, ताकि पता चले कि बंदा उसको टो ना करे जो कोई वो काम करता रहे। लेकिन बाजवा साहब के दौर के बाद मैं समझाऊँ कि नहीं, अयूब खान जो है नंबर 2 मुजरिम था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम बाजवा, क्योंकि अब जो हमारे बीत रही है बीतने वाली है, जो मैं पाकिस्तान के हालात बहुत ही तकलीफ दे देख रहा हूँ, तो जो बीतने वाली है मैं समझता हूँ कि उसका जिम्मेदार जो असली है वो जनरल बाजवा है। लेकिन जनरल बाजवा तो चले गए हैं, आप कौन जिम्मेदार हैं? तो देखिए अब देखें, अब आपको भी पता है, मुझे पता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनको कोई रास्ता अक्ल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए था, कोई और निकालना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हुआ है अब ये इत्तफाक है, ये हालात का जबर है, किस्मत सितम ज़रीफ़ी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनके गले पड़ गए। उनके चॉइस क्या पहुँचे कि इमरान खान सितंबर में लॉन्ग मार्च कर रहे हों, एक लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल नहीं बनने देने। पाकिस्तान के अंदर कभी हमने देखा था? मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उससे चीज़ें इतनी उलझ गई हैं कि कैसे सुलझेंगे, उसके लिए कोई सुलझाने वाला है? मुझे बंदा भी नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के हालात को कोई बंदा जो है सुलझा सके। नवाज शरीफ से कोई तवक्को है आपको? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना जिस जब आ रहे हैं, तो मैं तो कॉलम में लिख चुका हूँ कि चाहे नवाज शरीफ साहब, चाहे इमरान खान साहब, चाहे जरदारी आ जाए, चाहे इकट्ठे होकर आ जाए, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना। ये क्राइसिस जो हमारे है ना, ये इक़्तिसादी क्राइसिस है ही नहीं, मैं मानती नहीं। इक़्तिसादी क्राइसिस तो वो बाय प्रोडक्ट है, उसकी कोख से जन्म लिया है जो हमारा सियासी अदम इस्तेकाम है। हमारे पाकिस्तान को जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सियासी जो सियासी अदम इस्तेकाम ने ये सारी चीज़ें फिर पैदा की हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो मद है वो इक़्तिसादी जो बदहाली है। तो इस वक्त सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड है तमाम सियासतदानों के लिए? नहीं, ना है ना रही थी, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि आप एक बंदे को अगर उसकी पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है जैसी तैसी है, इस तरह बेईमाना तरीके से नहीं थी कि यकदम आपने उसमें आ गई हो, एक लगाओ। नवाज शरीफ ने एक मेहनत से की थी, जब उसको आपने उसकी सियासत ख़त्म की, उसको निकाला, उसका 2014 से सियासत नहीं रियासत बचाओ के नाम पे मीडिया ट्रायल किया और आज तक करते रहे, तो मैं तो ज़ाहिर समझता हूँ कि अब आप उसका वो नुकसान पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखें ना, ये सारा इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ का बेईमाना तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ और इस मीडिया ट्रायल के अंदर बिल्कुल एक पाकिस्तानी कौम डिवाइड अलहदा हो गई। मैं इस तरह जानवरों की हम एक दूसरे का लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले उनके मुखालफी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला इशू जो है ना मेरे लिए इरेलेवेंट हो गया है, जितना बड़ा क्राइसिस हर तरह का। इलेक्शंस कितने ज़रूरी हो चुके हैं? और भाई ये बात, वज़ीर आज़म साहब ने डिनर किया था, आप भी थे,
उसमें आप मेरे ख्याल चले गए थे, तो मैंने एक सवाल किया था। मैंने सवाल नहीं किया, मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब आप इलेक्शन करा सकते थे अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि हालात सियासी तौर पे आपके कंट्रोल में है, जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है उस तरीके से हैं। अमलन जो है तहरीक इंसाफ वाले बेचारे लड़ना भी जाएँ तो नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं कराए और आखिरी दिन नवाज शरीफ साहब ने मरदमशुमारी के नंबर्स डिक्लेयर करके और इलेक्शन मुलतवी करने का बंदोबस्त किया है, तो आपके ख्याल में ये होगा फरवरी में करा लेंगे। मेरा ख्याल है आज नहीं करा सके तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, और मैं अपने कॉलम में लिख चुका हूँ कि इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन नहीं कराएंगे। मैंने कहा वज़ीर साहब मेरी बात सुन लें। उसी मीटिंग में मैंने कहा आप सुन लें, अगर आपने फरवरी से आगे किए तो फिर आपका आइन साकित हो जाएगा, क्योंकि ये आप उसके बाद बेशुमार चीज़ें पैदा होंगी। दिसंबर जनवरी के वाक़यात हैं वो तो ना मुझे पता है, ना जनरल आसिम मुनीसा को पता है, ना मुस्लिम लीग को पता है, ना इमरान खान को पता है। ये वाक़यात तो मतलब किसी का जोर नहीं होता ना कि आप तो आज के बारे में से कोई एनालिसिस कर सकते सियासी के वेरिएबल्स आज के हैं। अगर ये वेरिएबल्स ही चेंज हो गए तो वाक़यात तो तब्दील हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन अब तो आपके पास है जी कि आइन की एक शक कहती है, ओवरस्टेज सही, उसमें बहस है, वकीलों की दो राय हैं कि जी आपके यहाँ जब नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी है मरदमशुमारी के नंबर्स के बाद, उसके बाद क्या आप कहेंगे फरवरी के बाद कि क्यों मुलतवी कर रहे हैं? अच्छा, शेख रशीद साहब ने जो बाज़ियाब होने के बाद पेशकश की है, जबरी गुमशुदा रहे वो, फिर जबरी बाज़ियाबी हो गई उनकी, तो अभी जो उन्होंने पेशकश किया है कि माफ़ी मांगेंगे, आम माफ़ी आर्मी चीफ से मुलाकात करके, तो शेख रशीद साहब की ये जो पेशकश है 9 मई के मुलजमान के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं भी कहता हूँ जी अल्लाह करे जी अब गुस्सा थूकें, आम माफ़ी दे दें ताकि पाकिस्तान आगे चले। तो नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया ना कि मैंने माफ़ किया है। मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा पन समझता हूँ कि उन्होंने पहली पाकिस्तान बड़े से बाद तकरीर सुनी है जिसमें किसी मुखालिफ को गाली नहीं दी।